सवेरा, नया जोश और नई आशाओं के साथ आप सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दूर तलक फैली हरियाली मन को यूं लुभाती है, जैसे किसान की खेत क्यारियां झूम झूम कुछ गाती हैं। जी हाँ किसान भाई बहनों, ऐसा ही होता है जब आप अपने खेत में बीज बोते हैं, वो उगता है और फसल के रूप में लहलहा उठता है, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, चेहरे मुस्कुरा उठते हैं। और यकीन मानिए, आपकी इसी मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए हम हर रोज नई नई जानकारियां लेकर आते हैं, खास कृषि से जुड़ी हुई आप सभी के लिए। तो आइए जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम के साथ और सबसे पहले देखिए खबरें खेती की। खाद्य निगम को भंडारण में राहत, कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेल शुल्क में 7.5% का अंतर, रबर के दामों में गिरावट, कपास निगम खरीद में लाएगा तेजी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय भंडार गृह में खाद्यान्न का स्टॉक एफसीआई के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता से कम है। इस साल केंद्रीय भंडार गृह में खाद्यान्न का स्टॉक काफी कम है। ऐसा खाद्यान्न खरीद में कमी आने और कुशल प्रबंधन के चलते संभव हो सका है। ऐसे में फायदे की बात यह है कि अक्टूबर में शुरू हुए सीजन 2014-15 में किसानों से खरीदे जाने वाले चावल को पिछले वर्षों की तरह खुले में भंडारित नहीं करना पड़ेगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 नवंबर को केंद्रीय भंडार में 5.3 करोड़ टन खाद्यान्न था। इसमें से गेहूं 3.01 करोड़ टन और चावल 1.36 करोड़ टन था। इसमें 95.9 लाख टन कस्टम मिल्ड चावल मिलों के पास है और ये भौतिक रूप से निगम के पास नहीं आया है, लेकिन अगले कुछ महीनों में धीरे धीरे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एफसीआई के पास खाद्यान्न का कुल स्टॉक 4.3 करोड़ टन है और भंडारण क्षमता 5.5 करोड़ टन है। कृषि मंत्रालय कच्चे और रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क के बीच कम से कम 7.5% का अंतर रखने के पक्ष में है। कृषि मंत्रालय किसानों को संरक्षित करने और घरेलू तिलहन पेराई उद्योग को समान मौके मुहैया कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल और रिफाइंड तेल के बीच का अंतर 7.5% रखने के पक्ष में है। मंत्रालय के अनुसार शुल्क में बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से होनी चाहिए और कच्चे तेल और रिफाइंड तेल के बीच का अंतर कम से कम 7.5% होना चाहिए। अब कच्चे खाद्य पर शुल्क 2.5% से बढ़ाकर 5% और रिफाइंड खाद्य तेल पर 10% से बढ़ाकर 15% किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार खाद्य मंत्री शुल्क बढ़ाने के पक्ष में हैं। वर्ष 2009 के बाद पहली बार प्राकृतिक रबर की कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे आ गई है। इस तरह वैश्विक बाजारों में भी मंदी बनी हुई है। इस बार रबर की कीमतों में बेतहाशा गिरावट का रुख देखा गया। पहली बार प्राकृतिक रबर की कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे आ गई है। बेंचमार्क ग्रेड RSS 4 की कीमत 118 रुपए प्रति किलोग्राम रही। नवंबर 2009 में औसत कीमत 112 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वैश्विक बाजारों में मंदी बनी हुई है। मलेशिया में चिंतित स्थानीय उत्पादकों की बिकवाली में स्टैंडर्ड मलेशियाई रबर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरकर 95 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। गौरतलब है कि भारतीय आयातक मलेशियाई रबर के आयात को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। रबर बाजार में गिरावट से इंडोनेशिया के रबर उत्पादक इस सप्ताह स्टॉक को रोकेंगे, क्योंकि कीमतें 5 वर्षों के निचले स्तर पर आ गई हैं। जबरदस्त उत्पादन के अनुमानों से बहुत सी जगहों पर कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ गई हैं। इसी वजह से सरकार ने सीसीआई को खरीद बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री और कपड़ा मंत्री की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि भारतीय कपास निगम गुजरात और महाराष्ट्र समेत प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद बढ़ाए। इन दोनों राज्यों का देश के कुल कपास उत्पादन में करीब 80% का योगदान होता है। इसके साथ ही और भी जहां जरूरी हो वहां खरीद केंद्र खोले जाएं, ताकि खरीद तेज की जाए, जबकि सरकार ने कपास खरीद की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की है। एक रिपोर्ट के अनुसार सीसीआई अधिक से अधिक मात्रा में कपास खरीद करेगी, जिससे कीमतों में गिरावट का असर किसानों पर न पड़े। किसानों को उनकी उपज का MSP मिलेगा। चालू सीजन में अब तक सीसीआई करीब 2.5 लाख गांठ कपास खरीद चुका है। खेतीबाड़ी और मौसम दोनों ही किसान के जीवन को प्रभावित करते हैं।
किसान के जीवन में मौसम की अनुकूलता ही उसकी जिंदगी को उबार सकती है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों के अलावा उत्तरी तमिलनाडु और केरल के इलाकों में तेज बरसात हो सकती है। इसी तरह पश्चिमी तटीय इलाकों, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार के कुछ इलाकों में भी बरसात होने की संभावना है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान बहनों और भाइयों, हमें बेहद खुशी होती है जब दूर दराज के गांव, कस्बों, इलाकों से हमें आपके पत्र प्राप्त होते हैं। यकीन मानिए, जब हम इन पत्रों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज का किसान कितना जागरूक है, वो कितनी कुछ जानकारियां लेना चाहता है। आज की नई नई कृषि और उसके यंत्रों के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि हम आप तक पहुंचाए पूरी जानकारी। तो देखते हैं आज के इस आपकी चिट्ठी आपके ईमेल अंक में हमें कौन कौन से पत्र प्राप्त हुए, जिसका जवाब देंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BS तोमर। नमस्कार। और हमारे पास एक ईमेल आया है जिसमें मध्य प्रदेश के धार जिले के सुसारी ग्राम निवासी गजेंद्र पाटीदार टपक सिंचाई पद्धति को अपने 16 एकड़ के खेत में लगाना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितना शासकीय अनुदान उन्हें प्राप्त हो सकता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर BS तोमर से कि वो इस बारे में क्या जानकारी देंगे। टपक सिंचाई पद्धति को अपनाने के लिए विशेष करके बागवानी जो फसलें हैं उनमें कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक समेकित बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत किसान भाइयों को टपक सिंचाई विधि अपनाने के लिए 40% का अधिकतम योगदान देने का अनुदान देने का प्रावधान है। और ये जो टपक सिंचाई पे अनुदान है ये 40% तो कृषि मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से है। अनेक राज्यों में ये जो है अधिक भी है। जहाँ पे प्रदर्शन का कार्यक्रम है वहाँ पे इसको 75% भी है। इसलिए हम आपको ये सलाह देना चाहेंगे, अगर आप बागवानी फसलों में विशेषकर सब्जी उत्पादन के लिए, संकर फसलों के बीजों के इस्तेमाल के लिए या पुष्पीय फूलों की खेती करने के लिए या आप बाग लगाने के लिए, केले का बाग या फलदार वृक्षों का बाग लगाने के लिए अगर आप टपक सिंचाई विधि का इस्तेमाल करते हैं तो आप निश्चित रूप से 40% का जो अनुदान है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप अपने ज़िले के जो जिला उद्यान अधिकारी है या कृषि अधिकारी है उससे आप संपर्क करके इसको जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गजेंद्र पाटीदार जी, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब हम लेते हैं अगला ईमेल। सुजीत भदान जी ने ईमेल भेजकर जानना चाहा है कि गेहूं की पहली सिंचाई के बाद क्या वो इसमें जिंक डाल सकते हैं। तो सुजीत भदान जी, आपने अपनी जगह, स्थान, पता कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ईमेल आईडी है आपका। लेकिन हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें ईमेल या पत्र भेजें तो जगह और स्थान का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं आपकी समस्या का समाधान आसानी से कर पाएँ। फिलहाल इसकी हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर BS तोमर जी से। कि गेहूं के अंदर जिंक का पहली सिंचाई के बाद छिड़काव किया जा सकता है
और जिंक का छिड़काव जो है इसकी मात्रा का महत्व अधिक होता है, इसलिए 0.5% का घोल बना करके इसको छिड़काव किया जा सकता है। और इसमें आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक तो मात्रा का ज्ञान और घोल किस प्रकार से बनाएं। जिंक सल्फेट जो 21% का होता है, इसका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 1 हेक्टेयर क्षेत्र में तकरीबन 800 लीटर पानी की आवश्यकता होगी और उसमें 4 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% का आपको उसमें घोल बना करके छिड़कना है। लेकिन इसके घोल को छिड़काव करने से पहले एक रात पहले यानी कि 10 से 12 घंटे पहले उसमें 2 किलोग्राम चूना लेकर के उसको पानी में मिला लें और उसको रात भर उसमें भीगा रहने दें और अगले दिन उसको घोल करके उसको छनाई कर लें। छनाई करने के बाद जो चूने के घोल का पानी है वो जिंक सल्फेट के घोल में मिला दें और इस प्रकार से ये घोल जो है तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी गेहूं की फसल में जिंक का जो है छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आपकी पहले से आपने अपनी मृदा की जांच कराई हुई है कि उसमें जिंक की कमी है तो निश्चित रूप से आप अपनी गेहूं की फसल में जिंक का इस्तेमाल करके अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद ले सकते हैं। और एक पत्र आया है हमारे पास, मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी जगन्नाथ पटेल गन्ने की फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि किस किस्म के गन्ने का चयन करने से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और इन्होंने बहुत ही सफाई से इस पत्र को लिखा है और हमें बेहद खुशी हो रही है कि जब आप हमें पत्र लिखते हैं तो पूरी जानकारी के साथ ही लिखाई बहुत ही साफ है। तो जानते हैं डॉक्टर BS तोमर जी से। खंडवा या मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के लिए कुछ गन्ने की जो प्रमुख किस्में हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें को 8371 ये मध्यम अवधि की किस्म है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 117 टन प्रति हेक्टेयर देने की है, जिसको भीमा के नाम से भी ये किस्म जानी जाती है। दूसरी वैरायटी है को 87025 जो कल्याणी के नाम से जानी जाती है। ये भी मध्य पछेती किस्म है और इसकी जो उपज क्षमता है वो 98 टन प्रति हेक्टेयर की है। जो दूसरी सुधरी हुई किस्म है को 99004, इसका दूसरा भी नाम है दामोदर, इस नाम से भी ये किस्म मिलती है और इसका जो है ये भी मध्यम पछेती किस्म है और इसकी उत्पादन क्षमता 115 टन प्रति हेक्टेयर देने की है। दूसरी एक किस्म है को 9994008 यानी कि श्यामा, इस किस्म ये अगेती किस्म है। इसकी जो उपज क्षमता है 119 टन प्रति हेक्टेयर देने की है। इसके अतिरिक्त सुलभ एक किस्म है जो मध्यम पछेती किस्म है और 108 टन प्रति हेक्टेयर उपज देने की क्षमता है। और एक किस्म है को 91010, इसको धनुष के नाम से भी जानते हैं, ये भी मध्यम पछेती किस्म है और इसकी उपज क्षमता 116 टन प्रति हेक्टेयर है। तो ये किस्में हैं जिनमें से आप किसी भी किस्म का अपने खेत में बुआई के लिए चयन कर सकते हैं और अधिक उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों के साथ साथ उन्नत किस्म के बीज का भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। कई बार हमारे किसान भाई खेती में बहुत रुचि रखते हैं लेकिन उन्नत किस्म का बीज इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उन्नत किस्म का बीज इस्तेमाल करना है आपको, जो है अपना बीज स्वयं भी तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास ये किस्में नहीं तो आप जो है अपने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या कृषि विश्वविद्यालय जो आपका है उससे संपर्क करके इन किस्मों का उन्नत किस्म का बीज आप अपनी बिजाई के लिए ले सकते हैं। हम ये आशा करते हैं कि अगली बार जब आप हमें पत्र और ईमेल्स भेजेंगे तो उसमें ज़रूर लिखेंगे कि आपकी जगह, पता और पूरा ब्यौरा क्या है। फिलहाल आपकी चिट्ठी आपके ईमेल अंक में आज इतना ही। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर वर्ष की भांति इस साल भी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस साल भी कृषि मंत्रालय ने अपने मंडप को सजाया है, जिसका विषय रखा है भारतीय कृषि और महिलाएं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा कृषि मंडप देश के किसानों व कृषि के विकास को प्रदर्शित कर रहा है। देश के कोने कोने से आए किसान इस मंडप से न केवल आधुनिक तकनीक की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि आधुनिक संसाधनों से खेती का विकास कैसे हो, इसे भी आसानी से सीख रहे हैं। बिना मिट्टी के आलू की खेती हो
या घर के आंगन व छत पर लगे गमलों से सब्जी की पैदावार। जल पोषक तत्वों की तकनीक से खेती कैसे हो, इसकी भी जानकारी व्यापार मेले में हासिल हो रही है। तो आइए लेते हैं कृषि मंडप की एक झलक। कृषि मंडप में सिंचाई संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे हो, हर खेत को पानी, हर बूंद का उपयोग। सिंचाई के लिए ड्रिप यानी टपक सिंचाई से पानी के उपयोग की जानकारी किसानों को दी जा रही है। कृषि के क्षेत्र में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। किसान न केवल मोबाइल से आधुनिक व उन्नत खेती की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि महिलाएं तेजी से खेती में नए नए आयाम हासिल कर रही हैं। किसान कॉल सेंटर किसानों को बेहतर जानकारी उपलब्ध करा रही हैं। घर का आंगन हो या टेरेस, इसमें जैविक खेती से फल, फूल व सब्जी उगाकर घर के खर्चे को कैसे कम किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। जैविक खेती से शहरी क्षेत्रों के घरों में हरी मिर्च, टमाटर, पुदीना, मेथी आदि उगाया जा सकता है। अब जो शहरी क्षेत्र में लोग खेती करते हैं, गमलों में करते हैं, और कोई भी घर की वस्तु है जो उसमें ज़्यादा कोई काम नहीं रहता है उससे करते हैं, मगर उस तरह के जब खेती हम करते हैं मिट्टी से तो कभी कभी हारी बीमारी ज़्यादा हो जाता है। तो सर्दी और गर्मियों को देखते हुए घर की जो भी सब्जियों की आपूर्ति अगर हम इस तरह के जैविक तत्व लें और उसको हम खेती में इस्तेमाल करें, जैसे सॉडस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, और इसी जैविक पद्धति से आप सर्दी और गर्मियों में जैसे टमाटर है, हरी मिर्च है, पुदीना है, मेथी है, पालक है, इस तरह की चीज़ों की घर में हम छत या आंगन में लगा के इस माध्यम से हम फायदा ले सकते हैं। जल पोषक तत्व तकनीक द्वारा खेती के माध्यम से भी बेहतर फसल कैसे प्राप्त हो, इसका भी प्रदर्शन करके किसानों व शहरी क्षेत्र के लोगों को अधिक पैदावार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। टिश्यू कल्चर से अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे बेहतर फसल देते हैं। इन पौधों में बीमारी भी कम लगती है। इस प्रकार की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अनुदान भी देती है। कृषि मंडप का निरीक्षण कर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने इस प्रकार के आयोजनों को किसानों व महिलाओं के लिए लाभदायक बताते हुए कहा कि कृषि अब व्यापार का रूप ले चुका है और इसका भविष्य काफी उन्नत है। ਅਸੀਂ किसान मेले ਵਿੱਚ आए हुए हैं। मेरा नाम गुरप्रीत कौर, पिंड दोदा, डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर, जिला पंजाब। हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि आप अलग अलग खेती करेंगे तो आपको तभी कुछ बच सकता है, इसलिए आप अलग अलग खेती करें और डायरेक्ट सीडिंग करें। हमें खेतीबाड़ी अफसरों ने बहुत ही सहयोग दिया है इस बारे में। जब कभी हमें को मुश्किल आती है तो वो हमारे साथ हमारी हेल्प करते हैं। मेरे नाम है विजय लक्ष्मी, और जो भी खेती करते हैं वो पहले वो उनका ज़मीन के जैसे कौन सा पीक लेना है तो वो पहले वो उनका ज़मीन कैसा है वो उसका चेक करके बाद में वो पीक लेना चाहिए। और फर्टिलाइज़र कौन सा डोज लेना है वो एडवाइस वो भी जो भी जितना लेना चाहिए वो सही लेना चाहिए वो फर्टिलाइज़र। और बाद में जब भी वो पिक बड़ा होता है, अटैक आने से पहले ही उसका जो भी रोग आता है वो आली आता है, उसका पहले ही वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेरा नाम है, मैं मिसेस संगीता दीपक सवालक है और मेरा खुद का बायोटेक्नोलॉजी लेबॉरेटरी है, विदर्भ बायोटेक लैब। और ये शुरू ही मैंने फार्मर्स के लिए ही की थी। 20 साल पहले इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में की थी। महाराष्ट्र में ये एक ही लेबॉरेटरी
पहली लेबोरेटरी है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम कर रही थी। और ये इसलिए शुरुआत की थी कि फार्मर्स को जो लोन और सब इससे फार्मर जो पीछे जा रहा था वो नहीं होना चाहिए करके ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो दवाई लगती है, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, बायो फंजीसाइड, ये हमने हमारे लेबोरेटरी में शुरू की है। उसके साथ ही फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम गए 20 साल में फ्री कंसल्टेंसी और फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने लिए हैं हमारे महाराष्ट्र में, और ग्राम पंचायत लेवल पे हमने ये सब काम किया है। उसके बाद हमारे लेबोरेटरी में ये प्रोडक्ट तैयार करके फार्मर के लिए हमने अवेलेबल कर दिए हैं, और इसके जो रिज़ल्ट है वो अभी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और ये रिज़ल्ट के वजह से ही अभी तक हमने 3 से 5 हज़ार तक महिला फार्मर को हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कन्वर्ट किया है, और टोटल गए 20 साल में 15 से 20 हज़ार फार्मर्स महाराष्ट्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है, ये सब है। और इसी कारण मुझे 2002 में एक अवार्ड मिला था यूनेस्को का जिनेवा में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में जो वर्क है उसके लिए अवार्ड मिला था, और रूरल इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और फार्मर मेरा एक सबके लिए एक एडवाइस है फार्मर्स के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, और इसमें बहुत सारे ऐसी दवाई है जो बहुत सस्ते मिलके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसमें। मेले में आए किसान महेंद्र यादव को बिना मिट्टी के आलू उत्पादन काफी अच्छा लगा, तो गुड़गांव से आए हरिराम को महिला उद्यमी कृष्णा यादव के अचार, मुरब्बा व अन्न उत्पादन बेहतर लगे। मैं हर साल लगभग इस मेले में आता हूँ। इस बार मैंने जो नई चीज़ देखी है वो बिना मिट्टी के पोटैटो पैदा करने के लिए बिना मिट्टी के आलू उगाया जाता है, इसलिए मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। मैं एक मशीन भी लेना चाहूँगा इसे। हम यहाँ मेले में हर साल आते हैं, और यहाँ हमें कृषि मेले में आके जैसे कि हमें नया सीखने को मिलता है, और ये प्रगति मैदान में नए नए प्रोडक्ट लाते हैं हर साल हम अपने। यूं तो मेले हर दृष्टि से जनमानस में अपनी अलग पहचान बनाते हैं, लेकिन प्रगति मैदान में लगने वाले व्यापार मेले के कृषि मंडप की अपनी अलग ही छाप रहती है। इस मेले में लगे आधुनिक कृषि उपकरण, आधुनिक जानकारी किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित होती है। इससे किसान खेती की आधुनिक जानकारी प्राप्त कर बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd, और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि सभी किसान भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे, कृषि ज्ञान का अर्जन करें, कृषि के उत्पादन को बढ़ाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।